सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं मेडिकेम की यूनिट नंबर 3। ठीक है, तो फिफ्थ सेम में आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसकी यूनिट नंबर 3 देखेंगे आज। एंड देखो, अब आपके एग्जाम्स आ चुके हैं, मुझे भी पता है। तो ऐसा करेंगे, अब एक वीडियो लेक्चर में पूरी एक यूनिट हम कवर करेंगे। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बताते चलूंगा आपको। पूरी यूनिट में यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ, पूरी यूनिट के नोट्स मैंने दे दिए हैं ऑलरेडी, आप पढ़ चुके हो। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट। तो देखो, यूनिट नंबर 3 की बात करें तो हम एंटी एरिथमिक, एंटी हाइपरलिपिडेमिक, कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट और ड्रग यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, चार पांच ये चैप्टर हैं। तो देखो, यूनिट नंबर 3 में से ज़्यादातर आपके मेनली 3 क्वेश्चन बनते हैं। ओके, फर्स्ट बनेगा आपका एंटी एरिथमिक ड्रग से। ओके, सेकंड बनेगा आपका एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग से एंड थर्ड बनेगा आपका एंटी कोगुलेंट से। ओके, तो इन्हीं तीनों क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका आंसर आपको मिल जाएगा वीडियो के अंदर। अब वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, एंड आपको ये भी पता चल जाएगी आखिर ये क्वेश्चन आने कैसे वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर है, क्लासिफाई एंटी एरिथमिक ड्रग्स, सिंथेसिस ऑफ डाई आइसोपायरेमाइड फॉस्फेट आल्सो सार। तो देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर जो है एंटी एरिथमिक, पहले आपको बताना है आखिर ये एंटी एरिथमिक ड्रग है क्या। ठीक है, तो फिर आपको बताना है ये डाई आइसोपायरेमाइड फॉस्फेट क्या है और इसका सार, इसकी सिंथेसिस दोनों बनानी पड़ेगी। देखो स्टार है इसके ऊपर इसलिए। ठीक है, एंड इसका क्लासिफिकेशन भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो, यूनिट नंबर 3 एंटी एरिथमिक ड्रग, यहाँ पर लिखा हुआ है सेम एज कोलोजी, मतलब इसका क्लासिफिकेशन और इसके बारे में पूरा डिस्कस मैंने कोलोजी वाली वीडियो में कर दिया है। तो उसको मैं वीडियो को मर्ज कर दूंगा यहीं पर, आप देख लेना उसको। ठीक है, तो आप उसको देख लेना, देन आप इसको देखो। अब आपको समझ में आ गया होगा, एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स यानी कि जो एरिथमिया को ठीक करेंगी। ठीक है, सिंपल है। अब पहले ये जानते हैं आखिर ये एरिथमिया है क्या। तो नेम को ब्रेक करिए, एर प्लस रिदमिया। तो एयर का मतलब इरेगुलर हो गया और रिदमिया यानी कि रिदम ऑफ हार्ट बीट। जो आपका हार्ट बीट का एक रिदम होता है कि इतने टाइम तक ये फेज रहेगा, इतने टाइम तक कंडक्टेंस होएगा, इतने टाइम तक इम्पल्स जनरेशन होएगा, मतलब एक उसका रिदम होता है, एक सीक्वेंस होता है पूरा टाइम पीरियड का। तो उसमें ही कुछ इम्बैलेंस हो जाना, उस रिदम में ही कुछ इम्बैलेंस हो जाना है, तो उसी को हम बोल देते हैं एरिथमिया। ठीक है, तो सिंपली इसको हम कह सकते हैं इरेगुलर रिदम ऑफ हार्ट बीट। So a condition when heart beats are irregularly abnormal is called arrhythmia। तो वही बात है, अगर जो आपकी हार्ट बीट है वो एबनॉर्मली बिहेव करे, एबनॉर्मली बीट्स करे, तो उसको हम कहेंगे कंडीशन को एरिथमिया। ठीक है, अब देखो, जो नॉर्मली हार्ट बीट होती है हमारी पर मिनट वो होती है 72 टाइम, सबको पता है। इसकी रेंज हो सकती है 60 to 90 बीट रेंज। ठीक है, 60 से 90 के बीच हो सकती है, बट एक हम स्टैंडर्ड लेते हैं 72 टाइम एक मिनट में। अब देखो, अगर 72 इससे हमारी कम होगी हार्ट बीट तो उसको हम कंडीशन को बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया। अगर इस 72 से ऊपर होगी हार्ट बीट तो उसको बोलेंगे हम टैकिकार्डिया। ठीक है, दो टर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, एक बार से आप इनको ध्यान से रख लेना। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी आपको समझाई थी फर्स्ट वाले लेक्चर में, तो वहाँ पर जो इम्पल्स जनरेशन के 4 फेज होते थे आपको वो समझाए थे, तो उसी में कुछ इम्बैलेंस हो जाता है, इसी कारण होता है हमारा एरिथमिया। मैं आपको एक बार दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ उसको। देखो, ये था आपका इम्पल्स जनरेशन के फेज। ठीक है, मतलब इम्पल्स जनरेट हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, तो ये पूरा फेज होता है आपके एक एक्शन पोटेंशियल का। ठीक है, तो फेज नंबर 0 में आपका हो रहा था डीपोलराइजेशन, जिसमें सोडियम आयन अंदर आ रहे थे। ठीक है, अब सेकंड फेज में होता है आपका पोटेशियम आयन आउट यानी कि रिपोलराइजेशन, पोटेशियम बाहर निकलता है। ठीक है, फिर सेकंड फेज में आपके कैल्शियम अंदर आते हैं, फिर थर्ड फेज में आपके पोटेशियम दोबारा से बाहर निकलते हैं, एंड फोर्थ फेज में लास्ट में आपका रेस्टिंग फेज आ जाता है, जिसमें जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो रेस्टिंग फेज में आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी फर्स्ट वाले लेक्चर में, यहाँ पर मैं बस जल्दी जल्दी ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप एक बार उसे जरूर से देख लेना। अब हमारा अगर ये प्रोसेस जो पूरी है, पहले डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, डैशिंग, ये चारों एक वेल मैनर तरीके से हो रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी जो हार्ट बीट है वो रेगुलर है। ठीक है, अब वहीं आप देखिए जो ये सोडियम आयन इन हो रहा है, इसको आप ये समझ लीजिए कि कुछ टाइम के लिए हो रहा है। ठीक है, एक टाइम के लिए ही तो होगा, बट आप वहीं पर एक केस समझ लीजिए कि ये सोडियम आयन इन बहुत धीरे धीरे हो रहा है और बहुत लॉन्ग टाइम तक हो रहा है, तो वहाँ पर जो पूरा जो आगे का फेज होगा वो खिंच जाएगा लंबा। तो इसी कारण अब आपका इरेगुलरिटी आ गई ना वहाँ पे, यानी कि कुछ एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी इस पूरे एक्शन पोटेंशियल में, इस पूरे इम्पल्स जनरेशन में। ठीक है, तो वहीं पर
ये जो सोडियम आयन है इसमें कोई दिक्कत आ गई, या पोटेशियम चैनल में कोई दिक्कत आ गई, या फिर ये जो कैल्शियम चैनल है इसमें कोई दिक्कत आ गई, तो इसी इसी जो ये प्रॉब्लम आती है, इसी के कारण जो हमारी हार्ट बीट है वो इरेगुलर होती है। ठीक है, अब जो हमारी ड्रग्स होंगी वो भी इन्हीं जो चैनल है इन पे ही काम करेंगी। ठीक है, अब सिंपल देखो इसके कॉजेज अरिथमिया के। तो फर्स्ट इसका सबसे मेन कॉज है इसका डिस्टर्बेंस इन इम्पल्स जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो जैसे मैंने अभी आपको समझा दिया, इम्पल्स जनरेशन में जो प्रॉब्लम आती है उसमें काफी बड़ा डिस्टर्बेंस आ जाता है, इसी कारण से हमारा अरिथमिया कॉज होता है। ठीक है, और सेकंड है हाई ब्लड प्रेशर। तो जब बीपी हाई होगा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी वहां पर, तो उसकी वजह से भी हमारा अरिथमिया कॉज होता है। फिर है कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड लास्ट में इस्केमिया यानी कि रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। ठीक है, ये मेन कॉजेज है, सबसे मेन कॉज है ये फर्स्ट वाला ही। ओके, इसके बात करते हैं अब सिम्टम्स के बारे में। तो फर्स्ट सबसे नंबर 1 है फैटिग्यू, वीकनेस एंड थकावटी, चेस्ट डिस्कम्फर्ट यानी कि चेस्ट पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ सांस लेने में दिक्कत, स्वेटिंग पसीना आना, डिजीनेस ड्राई सा फील करना, एंड हार्ट पैल्पिटेशन यानी कि भाई हार्ट का ज़्यादा धड़कना। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने सबसे मेन टॉपिक जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स क्या है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर रखा है मैंने। तो सिंपली 4 क्लासेस में हमने इसको डिवाइड करा है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। ठीक है, तो जो सबसे नंबर 1 क्लास है उसमें होते हैं हमारे सोडियम चैनल ब्लॉकर, जो मैंने अभी आपको पीछे सोडियम चैनल दिखाया था इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी वाले टॉपिक में जो था, उसको ये ब्लॉक करेंगे सोडियम चैनल को। ठीक है, अब इसमें भी सब डिवाइडेड है, 3 क्लास होते हैं, क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C। आगे हम बात करेंगे तीनों के बारे में। सेकंड क्लास होते हैं हमारे बीटा ब्लॉकर यानी कि जो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं क्लास 3 जो कि पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, जो पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेंगे। एंड लास्ट क्लास आती है क्लास 4 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि ये चैनल को ब्लॉक करेंगे ड्रग्स, तो सिंपली वही ड्रग्स है यहाँ पर। ओके, अब एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट ड्रग है हमारी क्लास 1 जिसको हम सोडियम चैनल ब्लॉकर बोलते हैं। ठीक है, सो दीज ड्रग्स कॉमनली यूज टू ट्रीट एथमिया। ओके, एग्जांपल इसका क्विनिडीन, फिनाइटोइन, फ्लेकिनाइड और एक्स्ट्रा। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझिए आप। दीज ड्रग्स वर्क्स बाय ब्लॉकिंग सोडियम चैनल ऑफ मायोकार्डियल सेल यानी कि हार्ट सेल। तो ये सिंपली ड्रग ब्लॉक कर देते हैं सोडियम चैनल को, जो कहाँ होती है मायोकार्डियल सेल में, जो हार्ट की बीच वाली मसल होती थी, लेयर होती थी उसको। ठीक है, फिर इससे होगा क्या, इससे होगा सोडियम आयन इन्फ्लेक्स जो हो रहा था अंदर जो आ रहा था उसके टाइम में डिक्रीजमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो हम सोडियम चैनल ब्लॉक किस लिए करें, ताकि उसके कुछ एक्टिविटी डिक्रीज हो जाए। अब इससे जब हमारी सोडियम आयन का इन्फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा, इससे हमारा डीपोलराइजेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर इससे फर्दर क्या होगा, हमारा एक्साइटेबिलिटी यानी कि वही जो इम्पल्स जाके एक्ट करेंगे आके वो भी हमारा डिक्रीज हो रहा है, एंड कंडक्शन रेट भी हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब जो सोडियम चैनल था वो हमने क्यों बंद कराया, क्योंकि वहां पर हो रहा था हमको टैकीकार्डिया यानी कि जो हार्ट बीट थी वो काफ़ी तेज हो रही थी, इसलिए हमने उसको सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, ब्लॉक ऐसे नहीं करा कि पूरा ब्लॉक ही कर दिया, मतलब कुछ एक्टिविटी को हमने उसकी इनहिबिट कर दिया, जो वो जो डीपोलराइजेशन होता है उसकी प्रोसेस को थोड़ा कम कर दिया है बस। ठीक है, अब ये जो सब डिवाइडेड थे इसको देख लो, क्लास 1A यानी कि ये जो क्लास 1A की ड्रग्स है इनका इंटरमीडिएट एक्शन होता है, यानी कि ना ज़्यादा ना कम। एंड इसमें एग्जांपल आता है आपका क्विनिडीन, प्रोकेनेमाइड और डाइसोपायरेमाइड। ठीक है, अब क्लास 1B में आती है फास्ट डिसोसिएट लेस इफेक्ट। तो ये जो क्लास 1B की ड्रग्स होती हैं ये डिसोसिएट तो काफ़ी जल्दी हो जाती हैं, अब डिसोसिएट काफ़ी जल्दी हो जाते हैं, इसी वजह से इसका इफेक्ट होता है कम। एग्जाम्पल लिग्नोकिन, फिनाइटोइन, मैक्सिलिटीन। ठीक है, अब जो क्लास 1C की है ये इसका होता है स्लो डिसोसिएशन। अब जब स्लो डिसोसिएशन होगा तो हाई इफेक्ट होगा, सिंपल सी बात है। एग्जांपल इसका लोरकेनेमाइड, फ्लेकेनाइड, प्रोफेनोन। ओके, तो अभी आपकी ये क्लास फर्स्ट की ड्रग कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं क्लास सेकंड की। तो क्लास सेकंड एज यूजुअल आपकी बीटा ब्लॉकर, आप पीछे से पढ़ते आ रहे हो बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर क्या होंगे, यानी कि जो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, सिंपल। एंड क्या होगा फिर वहाँ पर जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, वो डिक्रीज हो जाएगी, ऑटोमेटिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ऑटोमेटिसिटी यानी कि वही जो इम्पल्स जनरेशन हो रहा है उसमें भी काफ़ी डिक्रीजमेंट आएगा, एंड लास्टली हमारा कंडक्शन रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसका प्रोपेनेलॉल, मेटोप्रोलॉल, एटेनोलॉल। एंड लास्ट है इसका क्लास 3 यानी कि पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। तो ये क्लास 3 की ड्रग आती है जो कि हमारे सिंपली पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेंगी। ठीक है, अब पोटेशियम चैनल पर क्या हो रहा था, हमारा पोटेशियम चैनल पर हमारा हो रहा था रीपोलराइजेशन। ठीक है, मतलब सोडियम बाहर जा रहा था जब भी तो हमारा रीपोलराइजेशन हो रहा, तो इसी चीज को हमको यहाँ पर रोकना है।
सो इट प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड प्रोलॉन्ग द रिफ्रैक्टिव पीरियड। जब हमारे यहाँ पोटेशियम चैनल को हम ब्लॉक कर देंगे तो वहाँ पर जो पोटेशियम चैनल बाहर निकल रहा था वो निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा एंड जिससे हमारा रिफ्रैक्टिव पीरियड का भी टाइम बढ़ जाएगा। फिर इससे फर्दर क्या होगा, सो इट लीड्स टू डिक्रीजमेंट इन हार्ट रेट। तो इससे फाइनल क्या होगा, जो हमारा हार्ट रेट है उसमें भी काफ़ी गिरावट आ जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल इसका एमिडारोन, डोफेटाइड, सेटोलॉल, ओके। एंड लास्ट कैटेगरी आती है हमारे यहाँ पर क्लास 4 यानी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो सिंपली वो ड्रग होंगी जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगी। सबको पता है कि कैल्शियम चैनल हमारा कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जब हमारा कैल्शियम चैनल ही ब्लॉक हो गया तो वहाँ पर कैल्शियम आयन ही नहीं आएगा, तो वहाँ पर हमारी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो रही है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसके कारण हमारी ऑटोमेटिसिटी और कंडक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका वेरापामिल, डिल्टियाजाम। तो सिंपल हो गया हमारा ये कवर टॉपिक यहाँ पर। तो अब बात करते हैं डाई आइसोपायरामाइड फॉस्फेट, जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछता है और पूछा गया है। तो इसके बारे में हमको पहले लिखना पड़ेगा आखिर ये है क्या, क्या करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, इसका सार कैसे होने वाला है, देन इसकी सिंथेसिस कैसे होने वाली है, ठीक है। सब कुछ वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखो पहले डाई आइसोपायरामाइड फॉस्फेट, द ड्रग ब्लॉक द ओपन स्टेट सोडियम चैनल विच ऑल्सो डिलेड द चैनल रिकवरी टाइम फ्रॉम 1 to 10 सेकेंड। तो देखो अभी आपने समझा एंटी एरिथमिक ड्रग है क्या, एरिथमिया है क्या। तो एरिथमिया क्या है, इरेगुलर हार्ट बीट। तो एरिथमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर पैटर्न पर परफॉर्म करती है, ठीक है। तो ये ड्रग क्या कर रही है, तो जो आपने क्लासिफिकेशन में देखा होगा ओपन स्टेट सोडियम चैनल वाला क्लासिफिकेशन जो है ये उसी के टाइम को डिलीट कर देती है, थोड़ा मतलब थोड़ा लेट। जो सोडियम चैनल ओपन बंद हो रहे थे उसके टाइम में थोड़ा आ जाएगा डिले, 1 से 10 सेकंड तक का थोड़ा डिले आ जाएगा, ठीक है। ड्यू टू दिस ड्रग डिक्रीज कंडक्शन एंड इंक्रीज रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो देखो इससे क्या होगा, जब ये जो पीरियड बढ़ जाएगा 1 से 10 सेकंड जो इसने पीरियड बढ़ा दिया है, उससे क्या होगा, जो ड्रग डीसी मतलब जो भी हमारा इम्पल्स कंडक्ट हो रहे थे उसका टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। द ड्रग डिक्रीजेज कंडक्शन, तो कंडक्शन को कम कर देगी, जिससे क्या होगा, जो रिफ्रैक्टिव पीरियड होगा लास्ट वाला वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड देन क्या होगा, डिक्रीज ऑटोमेटिसिटी, ऑटोमेटिसिटी वहाँ पर डिक्रीज होगी, ठीक है। आपको पता चलेगा आखिर कैसे परफॉर्म कर दी है। तो देखो अब समझो इसका स्ट्रक्चर। बेसिक इसमें 4 ग्रुप होते हैं। देखो फर्स्ट है इसमें एमाइड ग्रुप, NH2CO, ये हो गया आपका एमाइड ग्रुप, ओके। देन है सेकंड फिनाइल रिंग, फिनाइल रिंग हो गई ये वाली। देन है एक पायरिडीन रिंग, तो देखो जिसमें एक बेंजीन रिंग में एक N होता है उसको पायरिडीन रिंग कहते हैं, आपको पता है। एक ये होगी, एक लास्ट होगा डी आइसोप्रोपाइल एमाइन ग्रुप। इसको आप जरूर से याद कर लेना, मेन यही होने वाला है। तो देखो 4 इजी है, अलग अलग करके याद करोगे तो अच्छा रहेगा। ये एमाइड ग्रुप हो गया, ये फिनाइल ग्रुप हो गया, ये पायरिडीन ग्रुप हो गया, एंड लास्ट है डी आइसोप्रोपाइल अमाइन ग्रुप, ठीक है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर तो आपको रटना ही होगा, मैं इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकता। बाकी इजी से इजी बना दिया है मैंने, चारों को अलग अलग कर दिया, चारों को बस आपको जोड़ना है, ओके। तो देखो अब बात करते हैं इसके सार की। तो फर्स्ट बात करेंगे हम फिनाइल रिंग। तो फिनाइल रिंग इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, सब्सटीट्यूशन इन रिंग और रिमूवल में रिड्यूस इट्स एक्टिविटी। तो देखो ये जो आपकी फिनाइल रिंग है ये एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए। अगर इसमें हम कोई भी सब्सटीट्यूशन करते हैं या इस रिंग को हटाते हैं तो इसमें क्या होगा, जो एक्टिविटी होगी उसमें थोड़ा बहुत गिरावट आ जाएगी, ठीक है। सेकंड करते हैं पायरिडीन रिंग वाली बात। तो पायरिडीन रिंग एट पोजीशन सेकंड इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। अब देखो जो पायरिडीन रिंग है ये सेकंड पोजीशन पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए, ओके। थर्ड बात करते हैं हम डी आइसोप्रोपाइल अमीनो ग्रुप, ये जो वाला आपका बड़ा वाला ग्रुप है इसकी बात करते हैं। तो डी आइसोप्रोपाइल अमाइनो ग्रुप इज एसेंशियल एट पोजीशन 4, इट मे बी रिप्लेस्ड विद सेम स्मॉल लिपोफिलिक स्ट्रक्चर बट इट मे डिक्रीज एक्टिविटी। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो क्यों, जब स्ट्रक्चर में है तो इंपॉर्टेंट तो हो गई, एंड पोजीशन नंबर 4 पर ही, ठीक है। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी स्मॉल लिपोफिलिक स्ट्रक्चर से, बट वहाँ पर क्या होगा, एक्टिविटी थोड़ी बहुत रिड्यूस होगी, ओके। एंड लास्ट हमारा आता है एमाइड ग्रुप। एमाइड ग्रुप भी एसेंशियल होता है एक्टिविटी के लिए, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं सेकेंडरी एमाइड से एंड नाइट्राइल से, बट इट गिव्स सम एंटी कंजर्वेंट एक्टिविटी। बट अगर जो हम ये नाइट्राइल्स और ये सेकेंडरी एमाइड्स यूज़ करेंगे वहाँ पर थोड़ी बहुत एंटी कन्वल्सेंट एक्टिविटी भी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। ये हो गया अब इसका सार। गाइस अब पढ़ते हैं इसकी सिंथेसिस। देखो सिंथेसिस पढ़ने का एक फॉर्मूला है, सबसे पहले आप इस वाले जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर होता है मतलब मेन स्ट्रक्चर, आप उसको याद कर लो पहले, ठीक है। इसको आप याद कर लोगे तो ऊपर से देखते चलोगे कितना बन गया है कितना रह गया है, तो पहले अपना मेन स्ट्रक्चर याद होना चाहिए आपको। अब देखो सिंथेसिस में इसकी कुछ भी नहीं है, पहले हमने लेना है फिनाइल एसीटोनाइट्राइल।
फिनाइल रिंग है, एंड CH2CN जब होता है एसीटोनाइट्राइल ग्रुप, उसको हम कहते हैं। एंड सेकंड लेना है 2 ब्रोमो पायरिडीन। अब देखो ये तो वाली तो पायरिडीन रिंग है, एक ब्रोमो लगाए मतलब एक दो सेकंड पोजीशन में ब्रोमीन ग्रुप लगाए तो 2 ब्रोमो पायरिडीन। इसका हम करेंगे सोडियम अमीनो NaNH2 के साथ रिएक्शन, तो यहाँ पर HBr निकल जाएगा सिंपल, एंड दोनों रिंग एक साथ जुड़ जाएंगी। ओके, देखो यहाँ पर एक H यहाँ से, एक Br यहाँ से निकल गया, एंड CH ऊपर आ गया CN, दोनों जुड़ गए। ठीक है, एंड ये रहा एज इट इज। अब इसकी हम रिएक्शन कराते हैं इस वाले कंपाउंड से। अब देखो इन कंपाउंड का नेम रखना आपको याद, कोई दिक्कत नहीं रह रहा है, सिंपल आप लिख दो इंटरमीडिएट। ठीक है ना, इंटरमीडिएट लिख दोगे, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये भी NaNH2 की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, कुछ नहीं होने वाला है। इसके ये जो है H से सीधा का सीधा इससे जुड़ जाने वाला है, एक H यहाँ से निकलेगा, Cl यहाँ से निकलेगा, तो ये निकल जाएगा बाहर HCl के रूप में, ये रहा। ओके, अब C बचा सिंगल ये रहा, CH2CH2N, ये पूरा एज इट इज जुड़ जाएगा ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, अब इसकी कराएंगे हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। अब देखो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस जब भी हम इसकी कराएंगे तो यहाँ पर जो ये CN है, ये N हटके यहाँ पर NH2 हो जाएगा, मतलब हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ पर H2 होगा। ठीक है, एंड एक यहाँ पर O जुड़ जाएगा, बाकी एज इट इज स्ट्रक्चर सेम का सेम रहने वाला है। देन इसकी हम रिएक्शन करेंगे H3PO4, ठीक है, इसके साथ, तो हमको मिल जाएगा फाइनली डाईआइसोपायरामाइड फॉस्फेट। अब देखो रिएक्शन तो थोड़ी बड़ी है आई नो, बट याद तो करनी पड़ेगी यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। आप कैसी ना कैसी 2-3 बार लिखो इसको, बट याद तो करनी है ही आपको। ओके, तो देखो डाईआइसोपायरामाइड तो यहाँ तक बन चुका है, बस हमको एक फॉस्फेट ग्रुप इसमें ऐड करना है, तो डाईआइसोपायरामाइड फॉस्फेट, इसलिए मैंने आगे स्ट्रक्चर नहीं बनाया, बना सकते हो, पीछे स्ट्रक्चर वही है। अब यूज इसके देख लो, इट कॉमनली यूज टू ट्रीट एबनॉर्मल हार्ट रिदम। अब देखो एंटी अरिथमिक ड्रग है, तो जो एबनॉर्मल हार्ट रिदम हो रहा है हमारा उसको ही ट्रीट करेगा, सिंपल बात है। इट यूज टू रिस्टोर नॉर्मल हार्ट बीट, रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, स्ट्रोक। अब देखो जो भी हमारी नॉर्मल हार्ट बीट होती है उसको ये रिस्टोर करने में हेल्प करता है, एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक के रिस्क को भी थोड़ा बहुत कम करता है। अब देखो ये तो हो गया हमारा एंटी अरिथमिक वाला क्वेश्चन खत्म यहाँ पर। ठीक है, एंटी अरिथमिक क्वेश्चन खत्म हो गया है, और इनमें से कोई सी भी ड्रग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसका क्लासिफिकेशन देख लेना बस, एंड इस वाली ड्रग को मेन, बस हो गया आपका ये क्वेश्चन खत्म। गाइस सेकंड क्वेश्चन आता है इसमें से, क्लासिफाई एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर और फेब्रिक एसिड डेरिवेटिव। तो देखो पहले आपको बताना है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है क्या, देन इसमें से मेन इंपॉर्टेंट होता है HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर, ये वाला ग्रुप। ठीक है, अब ये वाला इसकी चांसेस है 90% आने के। ठीक है, 99% मान लो इसके चांस, 1% होते हैं सिर्फ और सिर्फ फेब्रिक एसिड डेरिवेटिव। जब आपका नसीब बिल्कुल ही खराब है तो HMG को एंजाइम ए की जगह आएगा फेब्रिक एसिड डेरिवेटिव, तो मेन इसमें HMG को एंजाइम ए ही रहने वाला है, तो उसको देखते हैं। चलो गाइस देखो सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट से। अब देखो जितने भी ये चैप्टर्स हैं ये एज वेल एज कोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट है, तो आप एक जगह कर लो इनको, दोनों में करने की जरूरत नहीं है। तो देखो एंटी हाइपरलिपिडेमिक आपको क्या पढ़ना है, पहले पढ़ना है एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट क्या है, हाइपरलिपिडेमिक होते क्या है, इसमें से आएगा आपका लोवास्टेटिन। ठीक है, मेन हो जाता है ये, इसको ही हम HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर कहते हैं। ओके, तो मैंने पहले से ही ये ऑलरेडी कवर करा दिया इकोलॉजी में, तो मैं उस वीडियो को मर्ज कर दूंगा, आप पहले उसको देख लो, देन मैं आगे बात करता हूँ। ठीक है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स, तो नेम से आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे, एंटी यानी कि वही जो अपोज करे एक्शन को, हाइपर यानी कि हाई, और लिपिड यानी कि लिपिड, तो ये सिंपली ऐसी ड्रग होंगी जो कि हाई लिपिड को कंट्रोल करेंगी। ओके, दीज आर दोज ड्रग विच आर यूज टू रिड्यूस हाई लिपिड लेवल इन द ब्लड। सिंपल है, ये ऐसी ड्रग्स हैं जो कि हाई लिपिड के लेवल को या तो मेंटेन करेंगी या जो हाई हो चुका है उसको कम करेंगी। ठीक है, अब पहले थोड़ा सा जानिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखो अब आपकी बॉडी में लिपिड सिंथेसाइज होते हैं, लिपिड पता है आपको क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं विद एल्कोहल। तो फैटी एसिड की एक लॉन्ग चेन होती है एंड इसमें एक एल्कोहल ग्रुप जुड़ा रहता है, ये आप बायोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब लिपिड हमारी बॉडी में आपको पता है सबको, कोलेस्ट्रॉल जैसे एक हो गया लिपिड हमारा, ठीक है, एंड एक हो गया हमारा ट्राइग्लिसराइड्स। ये तो कुछ ही लिपिड्स के मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी बहुत सारे लिपिड्स आपकी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। एंड एक हो गया सबसे मेन जो होता है, जो सेल को बनाने में, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उसको बनाने में यूज होता है फॉस्फोलिपिड, जो इसकी सेल बनती है ना मेम्ब्रेन, वही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर वही। तो देखो अब ये जो इतने सारे मतलब लिपिड्स हैं आपकी बॉडी में ऑलरेडी सिंथेसाइज होते हैं, बट अब आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे आपको मैं कितने दिनों तक खाना खिलाता जाऊं एक ही खाना खिला रहा हूं,
तो आप भी एक ना एक दिन पक जाओगे ना उस खाने से। तो वैसा ही होता है कि अगर बॉडी में एक लिमिट तक ये सिंथेसाइज हो रहे हैं, एक लिमिट तक बन रहे हैं तो ठीक है। अगर इसकी लिमिट ज़्यादा क्रॉस हो गई, ये ज़्यादा हाई प्रोडक्शन होने लगा है कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, तो ये बॉडी हमारे फिर आपा खो देती है, मतलब बॉडी में कुछ डिसफंक्शन हो जाता है। तो इसी को हम आज रोकने के लिए आज ये पढ़ रहे हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स के बारे में। ओके तो सिंपल यहाँ पर वही बात लिपिड की लिखी हुई है कि लिपिड हमारे ईस्टर होते हैं फैटी एसिड के विद एल्कोहल। दे आर प्रेजेंट इन बॉडी एंड मेजर लिपिड्स आर जो हमारी ये बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, और जो मेजर लिपिड्स हैं यानी कि हाईएस्ट अमाउंट में जो मिलने वाले लिपिड्स हैं वो है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड फॉस्फोलिपिड, ठीक है। दे आर नेसेसरी बट व्हेन देयर अमाउंट इंक्रीज इन ब्लड सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरलिपिडेमिया। तो सबको पता है ये हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है बट एक लिमिट अमाउंट तक। अब जब इसकी अमाउंट ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाती है ब्लड में तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरलिपिडेमिया। एंड जो हाइपरलिपिडेमिया है इट फर्दर कॉज एथेरोस्क्लेरोसिस एंड कोरोनरी आर्टरी डिसीज। अब देखो एथेरोस्क्लेरोसिस आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है पैथोफिजियोलॉजी में। अब एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं अब इसमें एक प्लग फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, यानी कि ये जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह होते हैं, लिपिड्स वगैरह, ये जम जाते हैं हमारी आर्टरीज में। अब आर्टरीज में जब गए, देखो अब ये सिंपल, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है प्लग तो यहाँ पर सिंपल ब्लड फ्लो हो रहा है। अब सिंपल इसका रेट भी बढ़िया है एंड जो हमारी हार्ट बीट है वो भी ठीक है, बट यहाँ पर इसको रोकने के लिए प्लग फॉर्मेशन बन गई। तो यहाँ पर जो सिंपल हो रहा था पहले, अब इसमें अटकेगा पहले ब्लड, फिर इसमें, मतलब एक सिंपल फ्लो नहीं हो पाएगा ब्लड का, किसकी वजह से, इस प्लग फॉर्मेशन की वजह से। अब इसी की, अब जब आपको ये हाइपरलिपिडेमिया हो गया यानी कि हाई सिक्रीशन हो रहा है लिपिड का बॉडी में, तो ये प्लग फॉर्मेशन तो एज इट इज बनेंगे ही। तो इसी वजह से हमारी फिर कॉज होती है यहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस और कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ठीक है। तो सिंपल अभी हमने सिंपली इसका इंट्रो देखा है। तो अब देखते हैं हाइपरलिपिडेमिया के सिम्टम्स। तो इसके सिम्टम्स क्या है, इसको सिम्टम्स को हम डायग्नोस करने के लिए एक टेस्ट करते हैं सिंपल, जो कि होता है लिपिड प्रोफाइल या लिपिड पैनल टेस्ट। ओके, इसके कुछ ऐसे सिम्टम्स नहीं है बट कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, तो देख लो एक बार उनको, लाइक ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज़, पुअर एपेटाइट यानी कि पुअर डाइट, फैटिग्यू, थकावट, चेस्ट पेन, छाती में दर्द, पेन इन लीवर यानी कि लीवर में भी दर्द होना। अब इसके कॉजेज देख लो एक बार, तो कॉजेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसी वजह से हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो कॉजेज में सबसे पहले हैविंग हाइपोथायरॉयडिज्म। हैविंग हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब आपको अगर पहले से थायराइड, जो हाइपोथायराइड यानी कि जो थायराइड है उसका लेवल लो है, मतलब ये बीमार होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर ये है तो आपको ये एंटी हाइपरलिपिडेमिया हो सकता है। फिर है नेक्स्ट अनबैलेंस्ड डाइट, यानी कि आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो। फिर है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, यानी कि पूरे दिन ऐसे बैठे पड़े रहते हो, अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हो तो ये हो सकता है। स्मोकिंग, एज, क्रोनिक रेनल फेलियर यानी कि रेनल किडनी से भी रिलेटेड है। एक्सिस कंजप्शन ऑफ एनिमल फैट, अगर आपने एनिमल फैट ज़्यादा खा लिया उसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि मांस वास खाने से ये जो हमारी लिपिड ही जाता है ना शरीर में, इस वजह से, ठीक है। अब देखो सबसे मेन जो आता है इसमें आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स का। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, पिछले 3 साल में हर बार आया ये एंटी हाइपरलिपिडिक ड्रग्स, हर बार, ठीक है। अब इसमें भी सबसे ज़्यादा आता है आपका HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर। एंड मैं अभी आपको बता दूँ कैसे आता है। तो इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ क्लासेज होती हैं, उसमें हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो इसकी फर्स्ट क्लास होती है HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर, सिंपली इसको हम स्टेटिन भी कहते हैं। अब स्टेटिन क्यों कहेंगे, अब आप ये समझिए, देखो इसके ड्रग के एग्जांपल है जैसे लोवास्टेटिन, एटोरवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन, मेटास्टेटिन, प्रोवास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन। तो सबके पीछे स्टेटिन आ रहा है, तो इन ड्रग्स को हम स्टेटिन्स भी कहते हैं। अब एग्जाम में काफ़ी बार आया है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताइए स्टेटिन का, 2 मार्क्स में, ठीक है। तो अगर कोई सी भी ड्रग आए वहाँ पे स्टेटिन नाम से, तो सिंपली इसी वाले का आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, एंड गारंटेड आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन। तो अगर यहाँ पर कोई भी ड्रग आ जाए तो भी वही लिखना है, स्टेटिन नाम आ जाए तो भी वही लिखना है, और HMG को एंजाइम रिडक्टेज इनिबिटर आए तो भी वही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है इसकी बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, जिसको हम रेजिन्स भी कहते हैं। ये होती है एग्जांपल इसका कोलेस्टिपॉल, कोलेस्ट्रामाइन। थर्ड है फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव, जिसको हम फिब्रेट्स भी कहते हैं, इसमें क्लोफिब्रेट, फेनोफिब्रेट, सिप्रोफिब्रेट। फिर है पायरिडीन डेरिवेटिव, जो पायरिडीन से डेराइव हो रही है, एग्जाम्पल निकोटिनिक एसिड और निकोटिनामाइड।
फिफ्थ क्लास है इसकी कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनिबिटर, तो इसके एग्जांपल है इजिटिमाबाई एंड कुछ ऐसी भी ड्रग्स हैं जो इन कैटेगरीज में फिट नहीं होती हैं बट वो एंटी हाइपरलिमिड ड्रग्स हैं, तो जैसे प्रोबुकॉल, डेक्स्ट्रोथ्रोक्सिन, बीटा सीटोस्टेरोल एटेक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये सिंपल 6 क्लास थी इसकी, सबका देखते हैं एक एक करके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले वही बात करेंगे HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, 7 मार्क्स में भी यही आता है स्टेटिन का। ठीक है, सिंपली दीज ड्रग्स वर्क बाय इनिबिटिंग HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिट एंजाइम। तो ये जो हमारा एक एंजाइम होता है HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज, तो ये सिंपली ड्रग्स उसको ही इनिबिट करेंगी। अब आगे देखेंगे कि इसको हम इनिबिट क्यों कर रहे हैं। फर्स्ट जान लो HMG आखिर है क्या, तो ये है 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल एसिड, ग्लूटाराइल को एंजाइम ए। ठीक है, अब स्टेटिन हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। नेचुरल यानी कि जो हमको नेचर से मिल जाता है, एंड सिंथेटिक जो हम लैब में सिंथेसाइज कर लेते हैं। नेचुरल स्टेटिन में आता है आपका लोवास्टेटिन, प्रेवास्टेटिन, सिंथेटिक में आता है आपका एटोरवा और फ्लूवास्टेटिन। ठीक है, अब मोड ऑफ एक्शन समझिए स्टेटिन का, कुछ भी आ जाए स्टेटिन में सबका मोड ऑफ एक्शन यही रहेगा। ठीक है, सिंपल है, इनिबिट करेंगी इस HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम को। ठीक है, इसका काम क्या होता है HMG को एंजाइम का, ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ये HMG को एंजाइम ए बनाता है मेवालोनेट। अब मेवालोनेट आगे फर्दर बनाता है हमारा कोलेस्ट्रॉल और एर्गोस्टेरोल। अब आगे समझते हैं। अभी आप ड्रग को छोड़ दो यहाँ पर, अभी आप सिंपल एक ये समझिए कि आखिर पूरी रिएक्शन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिटाइल कोएंजाइम होता है जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट रहता है, जो आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर एक एंजाइम रहता है एसिटोएसिटाइल CoA यानी कि कोएंजाइम ए थायोज। तो यहाँ पर एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए थायोज रहता है जो बनाता है एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए। अब यहाँ पर एक एंजाइम जो आता है HMG कोएंजाइम ए सिंथेज, ये ध्यान रखना सिंथेज यानी कि सिंथेसाइज हो रहा है अभी। तो यहाँ पर फिर सिंथेसाइज हो गया तो बनेगा HMG कोएंजाइम ए। ठीक है, अब आगे आता है हमारा एक एंजाइम HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज, जो रिडक्शन कराता है इस वाले कंपाउंड में, और आगे फर्दर बनता है हमारा मेवालोनेट। अब मेवालोनेट आगे फर्दर बनाता है स्क्वेलिन, किसकी मदद से, स्क्वेलिन सिंथेस की मदद से। ठीक है, अब स्क्वेलिन बनाता है हमारा कोलेस्ट्रॉल और एर्गोस्टेरोल, दोनों लिपिड होते हैं। अब अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी ज़्यादा अमाउंट में लिपिड प्रोड्यूस हो रहा है तो हमको उसको रोकना होगा, एंड उसको हम कहाँ रोकेंगे, यहाँ पर। ये जो आपका HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज है इसको हम इनिबिट कर देंगे ड्रग से। ठीक है, ड्रग देंगे ये स्टॉप हो जाएगी। अब देखो HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज ही स्टॉप हो गया तो यहाँ पर मेवालोनेट नहीं बनेगा, एंड मेवालोनेट नहीं बनेगा, स्क्वेलिन नहीं बनेगा, स्क्वेलिन नहीं बनेगा, तो ये दोनों नहीं बनेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना, सिंपल है। थेरापीटिक यूजेस देख लो इसके, हाइपरलिपिडेमिया को ट्रीट करेगा, सबको पता है। हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक को भी ट्रीट करेगा। एथिलोस्क्लेरोसिस को ऑलरेडी ट्रीट करेगा, एंड हाइपर कोलेस्ट्रेमिया को भी ट्रीट करेगा, यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जो हो जाए उसको। ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन इसके देख लो। स्टेटिन के कुछ ऐसे साइड इफेक्ट नहीं है बट कुछ रेयर हैं, देख लो एक बार उनको। हार्ट बर्न होगा यानी कि वही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, एसिड का सिक्रेशन। चेस्ट पेन, हेपेटोटॉक्सिसिटी यानी कि लीवर में टॉक्सिसिटी, रैसेज होना स्किन पर, डायरिया, हेडेक, नोजिया, डिजीनेस, वोमिट। ओके, तो देखो इतना तो आपने पढ़ लिया। आखिर ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है क्या, हाइपरलिपिडेमिया कंडीशन क्या है, ठीक है, उसके कॉज क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है। तो आपको मेन पढ़ना है लोवास्टेटिन। आपको अपने क्लासिफिकेशन में देखा, इसको हम स्टेटिन भी कहते हैं सिंपल, इनको HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनिबिटर भी कहते हैं। अब देखो 3-4 नाम है इनके, कोई से भी नाम से आए आपको यही लिखना है। ओके, तो लोवास्टेटिन इज अ पोटेंट HMG कोएंजाइम इनिबिटर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बहुत बढ़िया पोटेंट HMG कोएंजाइम इनिबिटर है। लोवास्टेटिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ एस्परगिलस टेरस फंगस, जो आपका फंगस होता है एस्परगिलस टेरस, उसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस से ये लोवास्टेटिन हमको मिलता है। ठीक है, अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखो। पहले स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 फ्यूज्ड रिंग होंगी बेंजीन की, इसको हम बोलेंगे हेक्सा हाइड्रोनेफ्थलीन रिंग, हेक्सा हाइड्रोनेफ्थलीन रिंग, ये तो आपको याद करना होगा। देन सेकंड एक ग्रुप 2 मिथाइल ब्यूटाइरिक एसिड, ये ब्यूटाइरिक एसिड CO, ये ग्रुप ये लग रहा है इसलिए एसिड है, एंड 2 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है तो इसलिए 2 मिथाइल ब्यूटाइरिक एसिड। एक होगी बीच में इथाइलिन ब्रिज, इथाइलिन ब्रिज यानी कि वही सिंपल जो जोड़ने का काम करेगा। देन लास्ट में होगा एक लैक्टोन रिंग, लैक्टोन रिंग 2 ग्रुप यहाँ पर O रहेंगे। अब स्ट्रक्चर तो आपको याद करना ही होगा। ठीक है, सिंपल मैंने थोड़ा अलग सा करने का कोशिश करा है। एक लैक्टोन रिंग होगी, ध्यान रखना, एक इथाइलिन ब्रिज, एक 2 मिथाइल ब्यूटाइरिक एसिड, एक होगा हेक्सा हाइड्रोनेफ्थलीन रिंग। तो मैंने ऐसा ही करके सिंपल सार बनाने की इसकी कोशिश करी है, आई होप आपको अच्छा लगेगा।
तो फर्स्ट बात करते हैं लैक्टोन रिंग की। तो लैक्टोन रिंग इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, इट मेक लोवास्टेटिन अ प्रोड्रग। अब देखो लैक्टोन रिंग ये बहुत जरूरी है पहली बात तो, एंड लैक्टोन रिंग ही हमारी ये लोवास्टेटिन ड्रग को प्रोड्रग बनाती है। अब प्रोड्रग क्या होता है वो आप मुझको कमेंट करके बताओ, प्रोड्रग आखिर होता क्या है। ओके, सेकंड होता है इथाइलिन ब्रिज। अब इथाइलिन इट इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, इफ वी इंक्रीज कार्बन नंबर डिक्रीज कार्बन नंबर सो एक्टिविटी डिक्रीज। अब देखो इथाइलिन ब्रिज है यहाँ पर, मतलब दो ही कार्बन CH2 रहने चाहिए। अगर इसमें हम कोई भी घटाते हैं या बढ़ाते हैं कार्बन नंबर को तो एक्टिविटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, थर्ड बात करते हैं हेक्सा हाइड्रोनेफ्थलीन रिंग, जो वो बड़ी वाली रिंग थी उसकी। दिस रिंग इज ऑल्सो एसेंशियल एंड इट कैन बी रिप्लेस्ड विद अदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग टू गिव मोर पोटेंट ड्रग। अब देखो ये जो हेक्सा हाइड्रोनेफ्थलीन रिंग है, पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं दूसरी हेट्रोसाइकिल रिंग से। ठीक है, अगर हमने इसको रिप्लेस करा दूसरी हेट्रोसाइकिल रिंग से तो हमको और ज़्यादा पोटेंट ड्रग मिलेगी। एग्जांपल जैसे ड्रग का नाम है एटोरवा स्टेटिन, फ्लूवा स्टेटिन, इनमें दूसरी हेट्रोसाइकिल रिंग होती है हेक्सा हाइड्रोनेफ्थलीन रिंग की जगह। ठीक है, फोर्थ है हमारा लास्ट 2 मिथाइल ब्यूटाइरिक एसिड वाला ग्रुप। इफ वी रिप्लेस ईस्टर ग्रुप विद ईथर सो एक्टिविटी डिक्रीज्ड। अगर हम इस वाले ग्रुप को हम ईथर या ईस्टर ग्रुप से रिप्लेस करेंगे तो हमारी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। एंड इफ वी रिप्लेस एट कार्बन नंबर 2 पोजिशन हाइड्रोजन एटम विद CH3 सो एक्टिविटी इंक्रीज 5 to 6 टाइम। अब देखो जो सेकंड पोजीशन पर हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है उसको हम रिप्लेस करें अगर मिथाइल ग्रुप से तो एक्टिविटी हमारी 5 से 6 गुना बढ़ जाएगी वहाँ पे। ओके, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट सार। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही होने वाला है जो अभी आपने पीछे देखा है। सिंपल ये क्या करें, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज मतलब इसी एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, जो फर्दर कोलेस्ट्रॉल और एर्गोस्ट्रॉल ये बनेंगे नहीं, देन हमारा लिपिड एक्यूमुलेट नहीं होगा। यूजेस के वही ट्रीट करेगा हाइपरलिपिडीमिया को, हाइपर कोलेस्ट्रेलेमिया को, ऑल्सो रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के भी रिस्क को थोड़ा कम करता है। तो गाइज ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर फिनिश होता हुआ। एंटी हाइपरलिपिडेमिक में आप यही इतना ही पूछेगा बस। ठीक है, अब बात करते हैं एंटी कोगुलेंट के बारे में। अब गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इसमें, क्लासिफाई एंटी कोगुलेंट। तो एंटी कोगुलेंट क्या होते हैं वो आपको बताना है, उनका क्लासिफिकेशन देना है, एंड देन लास्ट में वॉरफेरिन सोडियम की सिंथेसिस एंड सार बताना है। ठीक है, चलो इसको भी करते हैं। तो गाइस देखो एंटी कोगुलेंट पढ़ने से पहले आपको पढ़ना होगा कोगुलेंट। तो देखो कोगुलेंट क्या होता है, कोगुलेंट यानी कि ब्लड क्लॉटिंग। जब भी आपने देखा होगा कहीं आप जैसे आप गिर विर जाते हो तो आपका छिलविल जाता है तो वहाँ से खून निकलने लगता है, बट थोड़ी देर बाद क्या होता है वहाँ पर ब्लड जो होता है क्लॉट हो जाता है, मतलब जम जाता है, खून फिर नहीं निकलता है। तो यही पूरी प्रोसेस होती है ब्लड क्लॉटिंग की यानी कि कोगुलेशन की। ठीक है, मतलब ये हमको प्रिवेंट करता है ब्लड लॉस से, कोगुलेशन प्रोसेस। अब एंटी कोगुलेंट क्यों पढ़ रहे हैं हम इसलिए पढ़ रहे हैं इनको ताकि जो लिपिड वगैरह के थ्रोम्बस वगैरह जम जाते हैं हमारे खून में, जो ब्लड वेसल्स में जम जाते हैं, जो ब्लड फ्लो को ईजियर नहीं होने देते हैं, उनको हमको नहीं बनने देना ब्लड में, इसलिए हम पढ़ रहे हैं एंटी कोगुलेंट। तो दीज आर दोज ड्रग विच प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस यानी कि ब्लड क्लॉट इन द ब्लड वेसल। वही बात है, हमको प्रिवेंट करना है, कोगुलेशन नहीं होनी चाहिए ब्लड में, ताकि जो भी ब्लड क्लॉट हो रहा है हमारी थ्रोम्बस वगैरह बन रहे हैं हमारी ब्लड वेसल में वो ना बने। ठीक है, दे डू नॉट डिजोल्व द ऑलरेडी फॉर्म्ड क्लॉट बट आर यूज टू इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्लॉट। अब देखो जो ब्लड में मान लो पहले से ही हमारा कोई क्लॉट ब्लॉट बना हुआ है, थ्रोम्बस बना हुआ है ये, तो जो ये पहले से ही बना हुआ है इसको ये ट्रीट नहीं करेंगे ड्रग जाके, जो नया बनने वाला है उसको ट्रीट करेंगे जाके। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। गाइस एंटीकोगुलेंट डायरेक्टली वैसे कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो डायरेक्टली डिजोल्व कर लेते हैं जो बनने वाला है थ्रोम्बस उनको। ठीक है ना, अब इसका क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना होगा। तो दो क्लासेस में डिवाइड है, इंजेक्टेबल एंटीकोगुलेंट, सेकंड है ओरल एंटीकोगुलेंट। इंजेक्टेबल नाम समझ रहे हो आप, जिसको हम इंजेक्ट करते हैं यानी कि बाय इंजेक्शन लेते हैं। सेकंड है ओरल एंटीकोगुलेंट यानी कि जिसको हम ओरली ले सकते हैं। तो इंजेक्टेबल में आपके दो आते हैं, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में आता है आपका हेपेरिन, डायरेक्ट में आता है आपके लेपेरिडोन और एंक्रोड। ओरल एंटीकोगुलेंट में आपके दो आते हैं, कॉम्यूरिन डेरिवेटिव जिसमें वारफेरिन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है जिसको हम पढ़ने वाले हैं अभी। सेकंड आता है इंडियन डायोन डेरिवेटिव जिसमें फिनाइन डायोन आता है। ठीक है ना, तो गाइस अब पढ़ते हैं अपने वारफेरिन सोडियम ड्रग के बारे में। तो देखो वारफेरिन सोडियम इट इज़ अ ओरल एंटीकोगुलेंट, जैसे मैंने आपको बता दिया इसको हम ओरली लेते हैं तो इसके लिए इसको कहते हैं हम ओरल एंटीकोगुलेंट, विच इज एंटागोनिस्ट ऑफ विटामिन के। तो ये विटामिन के का एंटागोनिस्ट होता है। अब विटामिन के का कोगुलेशन में बहुत बड़ा रोल होता है, ये आपने पढ़ लिया होगा ऑलरेडी। केमिकली इट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉम्यूरिन। तो एक कॉम्यूरिन हमारा एक कंपाउंड होता है, उसका ही डेरिवेटिव होता है, इसलिए हम इसको कॉम्यूरिन डेरिवेटिव ही कहते हैं। अब देखो सार पढ़ना है तो इसका स्ट्रक्चर तो हमको पढ़ना होगा ही।
तो इसमें क्या होता है, सिंपल एक कॉम्बिनेशन रिंग रहे। अब देखो कॉम्बिनेशन डेरिवेटिव है तो कॉम्बिनेशन रिंग तो रहेगी, ये होती है हमारी पूरी कॉम्बिनेशन रिंग। अब सेकंड होता है इसमें एक एरोमेटिक रिंग, ये रही एरोमेटिक रिंग यानी कि भाई फिनाइल रिंग। तो एक होगी कीटोन चेन। कीटोन चेन क्यों कह रहे हैं इसमें, क्योंकि कीटोन ग्रुप आ गया है इसमें, अगर ये कीटोन ग्रुप नहीं रहता इसको हम कहते सीधे सीधे एल्काइल चेन, ठीक है, बट इसमें कीटोन आ गया तो इसलिए कीटोन चेन। अब देखो एक एक करके देखते हैं सबको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्यूरिन रिंग, तो कॉम्यूरिन रिंग इज एसेंशियल फॉर एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी, इफ वी रिमूव दिस रिंग सो एक्टिविटी डिक्रीज। अब देखो कॉम्यूरिन डेरिवेटिव है, मतलब कॉम्यूरिन रिंग तो नेसेसरी होने वाली है इस पूरे ही एजेंट के लिए, ठीक है। तो अगर हम इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पर एक्टिविटी कंप्लीट हमारी लॉस हो जाएगी। सेकंड आता है हाइड्रोक्सी ग्रुप एट कार्बन नंबर 4 पोजीशन। अब ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है यहाँ पर OH इज एसेंशियल एंड इट मेक ड्रग वीकली एसिडिक। अब यही ग्रुप एसेंशियल है पहली बात तो, एंड यही ग्रुप हमारी ड्रग को वीक एसिड बनाता है, ठीक है। एंड इफ वी रिप्लेस इट विद SH यानी थायोल ग्रुप सो एक्टिविटी डिक्रीज। इसको हम अगर थायोल ग्रुप के साथ रिप्लेस करते हैं तो एक्टिविटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड इसमें एरोमेटिक रिंग एंड लॉन्ग एल्काइल चेन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ड्रग। अब देखो ये जो हमारी एरोमेटिक रिंग है ये हमारी एक्टिविटी को बढ़ा रही है ड्रग की। लास्ट हमारा कीटोन चेन मेक द ड्रग मोर पोटेंट एंड इट मे बी रिप्लेस्ड बाय एल्काइल चेन बट एक्टिविटी डिक्रीज। अब देखो कीटोन चेन जैसे मैंने बात करी यहाँ पर, कीटोन चेन हमारी ड्रग को मोर पोटेंट बना रही है, इसको हम रिप्लेस तो कर सकते हैं एल्काइल ग्रुप से बट एक्टिविटी हमारी वहाँ पर कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका सार। गाइस इसका परिणाम का मोड ऑफ एक्शन, तो वारफेरिन वर्क्स बाय इनहिबिटिंग विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज एंड इनहिबिट द कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट रिडक्टेज। अभी देखो यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा बट अभी आ जाएगा। तो देखो पहले विटामिन के का एक मतलब रोल देखते हैं कि है क्या। तो देखो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो आपने HAP में पढ़े होंगे 13 होते हैं। तो विटामिन के ये क्या करता है, ये जो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं ये फैक्टर्स इनको एक्टिव कराने में रेस्पॉन्सिबल होता है विटामिन के। अब जैसे डी कार्बोक्सी प्रोथ्रोम्बिन सेकंड हो गया, फैक्टर 8 हो गया, फैक्टर 9 हो गया, फैक्टर 10 रह गया, ये पहले होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। बट जब विटामिन के इनको स्टिमुलेट करता है तो ये इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में बदल जाते हैं, ठीक है ना, एक्टिव इनएक्टिव जैसे मैंने लिख रखा है। तो ये कौन करता है, विटामिन के करता है। अब विटामिन के भी क्या हो रहा है, डिपेंड कार्बोक्सिलेज इसका हो रहा है। देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, विटामिन के इपॉक्साइड ये है ऑक्सीडाइज्ड इनएक्टिव फॉर्म, जो विटामिन के है उसकी ये इनएक्टिव फॉर्म है। देन ये इपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम की मदद से एक्टिव फॉर्म में बदलती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। पहले इसको छोड़ो अभी आप, पहले यहाँ पर देखो विटामिन के इपॉक्साइड, तो एक कंपाउंड है विटामिन के का ही एक फॉर्म है, ये समझ लो। ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में इनएक्टिव फॉर्म में, ये इपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम की मदद से विटामिन के हाइड्रोक्विनोन की फॉर्म में बदलता है विटामिन के, जो कि रिड्यूस्ड होता है एक्टिव फॉर्म में होता है, ओके। अब ये जो विटामिन के हाइड्रोक्विनोन है इसकी ही मदद से ये सारा एक्टिव होता है। अब क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ड्रग दे रहे हैं। अब जब ड्रग हमने ले लिया तो ये इपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम को ही इनहिबिट करेगी, इस वाले एंजाइम को ही यहाँ रोक देगी ये, ठीक है। अब जब ये एंजाइम रुक जाएगा तो यहाँ पर ये जो विटामिन के इपॉक्साइड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में जो इनएक्टिव फॉर्म में ये एक्टिव नहीं हो पाएगा। अब जब यही विटामिन के एक्टिव नहीं हो पाएगा तो ये ऊपर से सारे फैक्टर एक्टिव नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना, दिख गया आपको। मतलब इसको ही हम एक्टिव नहीं होने दे रहे हैं, जब ये एक्टिव नहीं होगा तो ये वाले फैक्टर्स भी एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिख रहा है इट डायरेक्टली इनहिबिट इपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम सो इट कैन नॉट रिड्यूस विटामिन के इनटू एक्टिव फॉर्म। जब हम इस एंजाइम को ही रोक देंगे तो ये विटामिन के को भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा उसके एक्टिव फॉर्म में, सो कोगुलेशन यहाँ पर स्टॉप्ड हो जाएगी। फार्माकोकाइनेटिक देख लो इसकी, वारफेरिन बेल एब्जॉर्ब बाय GIT, ओरली हम इसको लेते हैं, बेल एब्जॉर्ब होती है GIT के थ्रू। हाफ लाइफ इसकी होती है 36 से 44 घंटे, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इसका 4 से 7 डे। मेटाबॉलिज्म हमारी लीवर के द्वारा, एक्सक्रिएट हमारी किडनी के द्वारा। यूजेज इसके क्या होने वाले हैं, एंटीकोगुलेंट है ये, बट ट्रीट करता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो हमारी डीप मतलब वेन में जाकर अंदर जाकर बिल्कुल थ्रोम्बोस बन जाता है उसको ट्रीट करता है। ट्रीट मायोकार्डियल इन्फ्लेक्शन, हार्ट अटैक वगैरह जो होते हैं उसके चांसेस को भी कम करता है। ट्रीट अनस्टेबल एंजाइना एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो एंजाइना को भी ठीक करता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म को भी ठीक करता है। अब इसके कुछ ADR आते हैं। ADR क्या होते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मतलब साइड इफेक्ट। तो ये पहली बात तो कॉज हेमरेज, ब्लीडिंग कराता है, मतलब ये ADR साइड इफेक्ट है इसके। नोजिया, वोमिटिंग, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है, डायरिया हो सकता है, फीवर आ सकता है, एलोपेसिया यानी कि हेयर लॉस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब गाइस लास्ट में बनता है इसका सिंथेसिस, तो सिंथेसिस पढ़नी है हमें इसके। तो वारफेरिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम मिथाइल सैलिसिलेट एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, तो यहाँ पर ये बनता है हमारा मिथाइल सैलिसिलेट और एसिटिक एनहाइड्राइड। मिथाइल सैलिसिलेट सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है, मतलब
फिनाइलिन OH COO CH3 को, ये मिथाइल सैलिसिलेट हो गया। एंड सेकेंड है एसिटिक एनहाइड्राइड यानी कि CH3CO का होल ट्राइस O, ये खोल के मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब क्या होगा, माइनस होगा एसिटिक एसिड, यहाँ सर एसिटिक एसिड लिख लेगा एंड ये वाला एसिटिव यहाँ पर जुड़ जाएगा, CH3COOH ये पूरा निकल जाएगा एंड ये OCOCH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये क्या बना हुआ, एसिटाइल, ये पूरा एसिटाइल ग्रुप हो गया, एसिटाइल मिथाइल सैलिसिलेट एसिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर होगा इसका साइक्लाइजेशन। अब ये जो कंपाउंड खुले खुले लग रहे हैं ये पूरा एक रिंग फॉर्म में बन जाएगा। पहले क्या होगा, सोडियम की प्रेजेंस में होगा, पहली बात साइक्लाइजेशन रिएक्शन होगी 205 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा यहाँ पर OOONA, तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर क्या होगा, इसका एसिडिफिकेशन कराएंगे हम HCl के साथ, तो यहाँ पर हमको बन जाएगा 4 हाइड्रोक्सी कॉम्यूरिन। तो कॉम्यूरिन यहाँ पर बन चुकी है बट 4 हाइड्रोक्सी, फोर्थ पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये भी ध्यान रखना। फिर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे बेंजोलैक्टोन के साथ। अब बेंजोलैक्टोन के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये वाला जो लास्ट वाला ये एसिटिव हाइड्रोक्सी, ये तो ये रहा 4 हाइड्रोक्सी कॉम्यूरिन, तो ये रहा एसिटिव, ठीक है। ये वाला ग्रुप आके इसके साथ जुड़ जाएगा, CH2CO CH3, ये वाला पूरा वारफेरिन ऐसे का ऐसा मिल गया हमको, ठीक है। देखो 4 हाइड्रोक्सी कॉम्यूरिन ये रहा, अब ये वाला लास्ट ग्रुप इसके बाद जुड़ गया है, पूरा वारफेरिन हमको मिल चुका है, ठीक है। तो ये सिंथेसिस की कंप्लीट होती है एंड ऐसे ये पूरा आपको क्वेश्चन करना होगा। अब देखो गाइस, यूनिट नंबर 3 में आपने एंटी एरिथमिक भी पढ़ लिया, एंटी हाइपरलिपिडेमिक भी पढ़ लिया, एंटी कोगुलेंट भी पढ़ लिया। तो देखो अब लास्ट में बचता है आपका CHF वाला, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब ये वाला इंपॉर्टेंट तो होता है क्योंकि इसमें डाइजॉक्सिन आपको पढ़ना है, डाइजॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है, बट ये मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया है फार्माकोलॉजी में भी, तो मैं उस वीडियो को यहाँ पर मर्ज कर दूंगा, आप देख लेना उसको, ठीक है। एंड सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डिसीज क्या है। तो नेम को समझिए एक बार आप, कंजेस्टिव यानी कि कंजेशन, कंजेशन यानी कि भीड़ भाड़ होना, तो भीड़ भाड़ कहाँ होगी, इन लंग्स ब्लड एक्यूमुलेशन। तो देखो सबको पता है कि जो हमारा ब्लड होता है उसमें जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो होता है हमारे लंग्स में, ठीक है। तो लंग्स में जब वो एक्सचेंज होते रहते हैं तो वहाँ पर ब्लड का एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि ब्लड का इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर जब ब्लड इकट्ठा हो जाएगा तो हार्ट फेलियर हो जाएगा, यानी कि हार्ट फेल्स टू डू वर्क। जब उसके पास सफिशिएंट ब्लड नहीं पहुंचेगा हार्ट के पास तो वो हार्ट अपना वर्क करना नहीं करेगा, ठीक है। जो हार्ट होगा वो अपना वर्क करना बंद कर देगा, यानी कि हार्ट फेल हो जाएगा वहाँ पर वर्क करने से, ठीक है। हार्ट फेलियर यानी कि ये मतलब नहीं कि हार्ट बिल्कुल ही बेकार हो गया, नहीं, बस सिर्फ हार्ट अपना फेल हो जाता है वर्क करने में, ओके। So congestive heart failure is a chronic condition in which heart does not pump blood as much as required for body activity. तो सिंपली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हमारी एक क्रोनिक कंडीशन है जिसमें हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाता है जिसका जितनी बॉडी को नीड होती है, ठीक है। इट हैपन्स इफ हार्ट मसल फेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। अब ये क्यों होता है, जब हमारी हार्ट की मसल जो होती है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने में फेल हो जाती है, ठीक है। सो सिस्टोल एंड डायस्टोल प्रोसेस डिस्टर्ब एंड CHF अकर। जब हमारी सिस्टोल और डायस्टोल प्रोसेस होती है उसमें डिस्टर्बेंस आता है, क्यों, क्योंकि हमारा ब्लड वहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल रहा है, तो इसलिए CHF अकर्स होता है, ठीक है। अब इसके कॉजेज पढ़ लेते हैं। कॉजेज आप ध्यान से पढ़ना क्योंकि कॉजेज के ऊपर ही इसका क्लासिफिकेशन है, ठीक है। फर्स्ट है इसका हार्ट मसल्स फेल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो हमने जैसे पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मसल फेल हो जाते हैं। नैरोइंग ऑफ आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट मसल। जो हमारी आर्टरीज जो ब्लड को सप्लाई कर रही है हार्ट के पास, उनका नैरो हो जाना, यानी कि उनका सिकुड़ जाना। हाइपरटेंशन यानी कि हाई BP, हाइपरटेंशन भी एक काफ़ी बड़ा रोल है CHF को प्रोड्यूस करने में। इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम सो हार्ट कैन नॉट पंप प्रॉपर्ली। जब ब्लड की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी तो वहाँ पर भी हार्ट अपना वर्क प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा, यानी कि पंप नहीं कर पाएगा। कोरोनरी हार्ट डिसीज। अब CHF यानी कि वही CHD यानी कि जो हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस था जैसे डिजीज, यानी कि प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है आर्टरीज में, तो उसमें भी ब्लड पंप नहीं हो पाएगा। पास्ट हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक, यानी कि अगर कोई आपको पहले से हार्ट अटैक आया पड़ा है तो उसमें भी CHF के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। सिंपली अब देखते हैं इसके सिम्टम फैटिग यानी कि थकावट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत, पेन इन चेस्ट होगा। एरिथमिया यानी कि इरेगुलर हार्ट बीट होगी। एडेमा यानी कि वही सूजन, एक्सेस यूरिनेशन एट नाइट, रात के समय ज़्यादातर आपको यूरिनेशन होना, ठीक है। ये सब इसके सिम्टम्स हो गए। अब देखते हैं इसका ड्रग यूज्ड इन CHF, यानी कि जो हमारा नाम ही है पूरे चैप्टर का वो, आखिर ये ड्रग्स यूज्ड इन CHF में कौन कौन सी ड्रग हैं जो CHF में हम दे सकते हैं।
तो ये दो कैटेगरी में हमने क्लासीफाई करा है। पहला है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग एंड सेकंड है ड्रग विदाउट पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। तो जो हमारे आइनोट्रोपिक वाली ड्रग रहेंगी वो सिंपली हमारा इंक्रीज करेंगी कॉन्ट्रैक्शन को, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है। इसमें हमारी तीन कैटेगरी आती है। फर्स्ट है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, जिसमें हमारी ड्रग आती है डायजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं डायजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन, क्योंकि पेपर में यही आते हैं, ठीक है, मेनली पूछे गए हैं। सिंपली पूछ लेता है डिफाइन फार्माकोलॉजी ऑफ डिजिटॉक्सिन, डिफाइन फार्माकोलॉजी ऑफ डायजॉक्सिन, ठीक है। तो मतलब इनकी हम पूरी फार्माकोलॉजी देखने वाले हैं। एंड सेकंड है फॉस्फोडाइस्टरेज पीडीई इनहिबिटर, यानी कि पीडीई फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर, यानी कि जो इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगी ड्रग्स, वो एग्जांपल है इसके जैसे एमरियोन, मिलिरोनोन, ठीक है। थर्ड है इसमें बीटा एगोनिस्ट, जिसका एग्जांपल है डोपामिन एंड डोब्यूटामाइन। तो आगे हम सबकी बात करने वाले हैं, टेंशन ना लो। नेक्स्ट है इसमें ड्रग विदाउट पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, यानी कि ऐसी ड्रग जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन को, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को नहीं बढ़ाएंगी, बट जो हमारी अदर प्रॉब्लम्स है उसको ट्रीट करेंगी, ठीक है। तो इसमें आती है नंबर 1 हमारी बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स वो अब पढ़ चुके हैं, बट अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो इसके एग्जाम्पल है लाइक एटेनोलॉल और मेटेप्रोलॉल। देन आता है हमारा एस इनहिबिटर, उसमें लोरसार्टन और वालसार्टन। देन आते हैं हमारे डाययूरेटिक्स, उसमें फ्यूरोसेमाइड, थायाजाइड्स। एंड लास्ट है वेसोडाइलेटर्स, नाइट्रेट्स एंड हाइड्रालेजिन। तो देखो ये दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं। तो सबसे मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में वो आता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड से। ये जो डाइजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको फोकस इन्हीं पर करना है, बट सबके बारे में भी हमको पढ़ना है। अगर मान लो टॉपिक आ गया ड्रग यूज्ड इन सीएचएफ तो आपको पूरा लिखना होगा, बट मेनली आ गया कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड लिखिए या डिजिटॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन के ऊपर लिखिए, तो वहां पर सिर्फ आपको कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिखने होगा, बट सीएचएफ का पूरा पूछेगा तो पूरा लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट कैटेगरी जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड है तो उसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये डाइजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन है क्या। तो सबको पता है डाइजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड। अब कार्डियक ग्लाइकोसाइड कौन से होंगे, यानी कि ऐसे ग्लाइकोसाइड जो हमारे हार्ट पर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड कंटेन शुगर एंड नॉन शुगर मोइटी विच लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब सबको पता है ग्लाइकोसाइड आप नॉर्मली पढ़ चुके हैं 4th सेम में भी और 5th सेम में भी, फार्माकोग्नोसी में भी मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी, कि उसमें जो भी हमारा ग्लाइकोसाइड रहेगा उसमें दो पार्ट रहेंगे, एक शुगर मोइटी एक नॉन शुगर मोइटी, एंड बीच में जो बॉन्ड होगा वो रहेगा ग्लाइकोसाइडिंग बॉन्ड, ठीक है। तो जो शुगर पार्ट होगा वो ग्लाइकॉन पार्ट होता है एंड नॉन शुगर ए ग्लाइकॉन। तो जो इसमें ए ग्लाइकॉन वाला पार्ट है उसका ही फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है हमारी बॉडी पर, ठीक है। अब इसका देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये जो हमारी ड्रग है डाइजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन, इसका देखते हैं आप मैकेनिज्म। तो दोनों एक ही ड्रग है एंड दोनों हमको डिजिटलिस प्रोपोरिया प्लांट से मिलती हैं, ठीक है। तो दीज ड्रग्स डायरेक्टली वर्क्स ऑन द मायोकार्डियम, यानी कि मसल ऑफ हार्ट, एंड कॉज पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन इन हार्ट बाय ब्लॉकिंग सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। तो सिंपल इनका काम वही रहता है, सोडियम पोटेशियम पंप को, एक्शन को उसके हुई ब्लॉक कर देना, ठीक है। पूरा समझते हैं पहले क्या होता है। तो देखो ड्रग ली हमने, इसने ब्लॉक करा सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को, फिर जो भी फिर इससे क्या होगा, इंक्रीज सोडियम इंट्रासेलुलर लेवल। तो जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो जो अंदर सोडियम है वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा, जब वो बाहर निकल नहीं पाएगा तो उसका लेवल बढ़ जाएगा अंदर ही अंदर, यानी कि इंट्रासेलुलर लेवल इंक्रीज हो जाएगा किसका, सोडियम का, ठीक है। तो कैल्शियम एंटर इनसाइड द सेल बाय एक्सचेंजिंग सोडियम आयन। तो देखो जब सोडियम बाहर जाता है तो वो कैल्शियम अंदर आता है, जितना ज़्यादा सोडियम बाहर जाएगा उतना ज़्यादा ही कैल्शियम अंदर आएगा, ठीक है। अब आपको पता है जब इंक्रीज हो चुका है लेवल सोडियम का अंदर तो बहुत सारा सोडियम बाहर निकलेगा एंड बहुत सारा ही कैल्शियम अंदर आएगा, ठीक है। अब कैल्शियम आकर स्टोर होता है साइक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फिर वहाँ पर और ज़्यादा कैल्शियम रिलीज होते हैं, क्योंकि ये तो स्टोर है ना, हमारे साइक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर है कैल्शियम का। फिर कैल्शियम अपना बाइंड करता है उसका ट्रोपोनिन सी से, जो कि एक्टिन मायोसिन एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, मैंने आप ऑलरेडी पढ़ा चुका है मेडिकेम में। फिर वहाँ पर करता है कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रीट होता है वहाँ पर HCHF, यानी कि CHF। तो देखो सिंपली डायग्राम से समझ जाओगे आप। यहाँ पर कोई भी हमारी मायोकार्डियम सेल की लेयर है, मायोकार्डियम लेयर यानी कि जो हार्ट की बीच वाली लेयर है। तो इसमें हमारा, इसको छोड़ो पहले इसको देखो, यहाँ पर है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, ठीक है, ये लिख रहा। तो यहाँ पर क्या होता है कि सोडियम बाहर जाता है एंड पोटेशियम अंदर आता है। जब पोटेशियम अंदर आएगा तो सोडियम बाहर जाएगा, बट जब हम इसको ड्रग को देते हैं ये वाली डाइजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन, तो ये क्या करता है, इसी पूरे सोडियम एटीपेज पंप को ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पर ना ही तो पोटेशियम अंदर आ पाता है ना ही सोडियम बाहर जा पाता है। अब जब ये सोडियम बाहर नहीं जाएगा तो यहाँ पर इकट्ठा होगा एंड इधर एक साइड में होता है हमारा कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर,
कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर, यानी कि सोडियम तो बाहर जाएगा और कैल्शियम अंदर आएगा। अब जितना ज़्यादा सोडियम बाहर जाएगा उतना ज़्यादा ही कैल्शियम अंदर आएगा। तो सबको पता है जब यहाँ पर ब्लॉक हो जाए तो सोडियम बाहर जा ही नहीं पा रहा है, तो जितना ज़्यादा एक साथ बाहर निकलेगा कैल्शियम वाले चैनल से, तो ये बाहर निकला कैल्शियम अंदर आ जाएगा। ये हमारा साइक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होगा, अपने बाइंड करेगा ट्रोपोनिन सी से एंड कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पर कॉज करेगा। ठीक है, सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका। अब इसकी देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक। ठीक है, इट इज गिवन आइदर ओरली और आईवी रूट। देखो इसको हम सिंपली ओरली भी दे सकते हैं और आईवी रूट यानी कि इंट्रावेनस रूट से भी दे सकते हैं, बट हम इसको सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर रूट से नहीं दे सकते। ठीक है, हाफ टाइम इसकी प्रोलॉन्ग्ड है, यानी कि वही 2 से 102 दिन। ओरल एब्जॉर्प्शन इसका थ्रू इंटेस्टाइन होता है, मेटाबॉलिज्म लीवर के द्वारा और एक्सक्रीशन किडनीज के द्वारा। ठीक है, थेराप्यूटिक इफेक्ट की बात करें इसका CHF में यूज हो रहा है एंड टू ट्रीट कार्डियक एरिथमिया, जो एरिथमिया यानी कि वही इरेगुलर हार्ट बीट उसमें यूज होता है, एंड उसमें भी आर्टियर फिब्रिलाइजेशन एंड आर्टियर फ्लूटर। तो दो टर्म है, इसको याद रख लेना। आर्टियर फिब्रिलाइजेशन इसमें इरेगुलर हार्ट बीट होती है हमारे एट्रियम की, और आर्टियर फ्लूटर में होता है हमारा रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारे ऊपर वाले चैम्बर है आर्टियम ऑफ वेंट्रिकल ऊपर वाले, उसमें रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, दो टर्म है, ध्यान रख लें। साइड इफेक्ट देख लो इसके। साइड इफेक्ट नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, एंड्रोक्सिया, इंसोमिया, ब्लड विजन, फेटिग्यू एंड डायरिया। सिंपल है, नहीं समझ में आया एक बार कमेंट कर देना, मैं बता। सो आई होप आपको गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो देखो यूनिट नंबर 3 तो आपकी कवर हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 3 क्वेश्चन है यूनिट नंबर 4 के, तो इनको भी हम ट्राई करते हैं एक ही वीडियो में कराने की। ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट बनाए चैनल के लिए। नोट्स आपको चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो मेरे को व्हाट्सअप नंबर पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।